आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले जस्ट इमेजिन वन थिंग। एक चीज आप सोचिए कि आपसे अनचाहे में कोई भी गुनाह हो जाता है या कोई क्राइम आपसे हो गया है, उससे रिलेटेड पुलिस आपको अरेस्ट करने आपके घर तक आ जाती है। तो घर पे आने के बाद या फिर जहाँ पे भी आप अवेलेबल होते हो वहां से आपको अरेस्ट कर लेती है। तो आप उनसे पूछते हो कि आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है। ये तो है नहीं कि आप सीधा आई पुलिस और आपको ले गई। आप पूछो तो ना कि किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या रीजन है। तो ये सब अधिकार आपको कौन देता है? ये सब अधिकार हमें देता है अनुच्छेद नंबर 22। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 22 हमें ये सारे अधिकार देता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। सो नमस्कार, हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 19 से लेके 21 तक हमने कवर अप कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 22 की अनुच्छेद नंबर 22 क्या कहता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आर्टिकल नंबर 22 हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 22, अनुच्छेद नंबर 22, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान के कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट नंबर 3 में आते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि ये आर्टिकल आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट क्या होता है? यानी कि गिरफ्तारी आपको की जाती है। अरेस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन का अरेस्ट, दूसरा होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट। ये दो तरह के अरेस्ट होते हैं। तो हमें इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए, आर्टिकल नंबर 22 को समझने के लिए हमें इन दो टर्म्स को भी समझना पड़ेगा। पहले अरेस्ट यानी कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन बेस्ड अरेस्ट। इसमें क्या होगा? प्यूनिटिव का मतलब होता है कि आपसे कोई भी क्राइम हो गया है, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो है प्यूनिटिव डिटेंशन। यानी कि अपराध के बाद आपको अरेस्ट किया जाता है, वो है प्यूनिटिव डिटेंशन अरेस्ट। मतलब प्यूनिटिव अरेस्ट बोल सकते हो आप उसको, कि अपराध होने के बाद आपके ऊपर क्या क्या कार्यवाही चल रही है, कैसे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो सारा आता है प्यूनिटिव में। प्यूनिटिव में टोटल 2 क्लोज आती हैं, 22 की क्लोज 1 एंड 22 की क्लोज नंबर 2। ये दो क्लोज हैं जो हमने यहाँ डिस्कस भी की हुई हैं। ये दोनों क्लोज किसमें आती है? प्यूनिटिव डिटेंशन में आती हैं। बाकी जो 22 क्लोज नंबर 3 है वो है एक्सेप्शन, और 4 से लेके 7 तक यानी कि 4 to 7 जो क्लोज है, 22 की 4 नंबर क्लोज, 5 नंबर, 6, 7 जो क्लोज है वो आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? यानी कि किस प्रिवेंटिव यानी रोकना, यही समझ लो। प्रिवेंटिव का मतलब हो गया रोकना, यानी कि अपराध होने से पहले या फिर अपराध को रोकने के लिए आपको जो अरेस्ट किया जाता है वो होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट। अपराध को रोकने के लिए अरेस्ट किया जाता है वो होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई रैली वगैरह निकल रही है, ठीक है, तो उसमें रैली में भी काफी ज्यादा धक्का मुक्की या फिर कुछ धक्का मुक्की के अलावा पत्थरबाजी होने लग जाए या फिर तोड़फोड़ होने लग जाए, या फिर उस रैली में कुछ इलीगल्स काम वगैरह होने लग जाए, जैसे कि पत्थर मारना, तोड़फोड़ करना, ये सारी चीजें, तो उस चीज को रोकने के लिए पहले ही सुरक्षा दे दी जाती है ना, तो वो प्रिवेंटिव मान लो आप। एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे कॉलेज में तोड़फोड़ कर रहे हो, शीशे वगैरह फोड़ दिए, कॉलेज में तोड़फोड़ वगैरह मचा दी स्टूडेंट ने, या फिर स्टूडेंट आंदोलन वगैरह पे आ गए, तो वहां पे भी कई बार जो सिचुएशन है वो काफी सीरियस हो जाती है। तो क्या करती है पुलिस? जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अरेस्ट करके ले जाती है। क्यों? ताकि आगे और जो सिचुएशन है वो और ना बिगड़े। तो उसी केस में उसी को बोलते हैं हम क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि किसी अपराध को रोकने के लिए जो गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स वगैरह को, वो आता है प्रिवेंटिव। ये स्टूडेंट्स वगैरह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल से समझाया है कि प्रिवेंटिव होता क्या है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कब लगाया जा सकता है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि जब हमारे स्टेट की सिक्योरिटी की बात हो या फिर हमारे इंडिया नेशन और स्टेट की सिक्योरिटी की बात हो, तब
तब हम प्रिवेंटिव जो अरेस्ट है वो कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लग सकती है। और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सप्लाईज और इसेंशियल जो जितनी भी सर्विसेज हैं उनको मेंटेन मतलब एक सिचुएशन नॉर्मल बनाए रखने के लिए जो अरेस्ट या फिर आप उसको भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन बोल सकते हैं। एंड उसके बाद है डिफेंस एंड फॉरेन मैटर्स, जो फॉरेनर्स अफेयर्स से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, डिफेंस यानी कि रक्षा से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, उन केस में भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इसमें जम्मू कश्मीर का, जब 370 हटना था उस समय जो महबूबा मुफ्ती है और कुछ और जो पॉलिटिशियंस थे उनको क्या कर दिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू उनको नजरबंद कर दिया गया था। ठीक है, उनको घर में ही के लिए बोला था कि आपको घर में ही रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना। उनके घर के जो कनेक्शंस थे इंटरनेट वगैरह के, टेलीफोन वगैरह के, सारे कट कर दिए थे ताकि वो 370 को आने में रोक ना सके, नेशन की सिक्योरिटी को खराब ना करे। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया था उनके ऊपर। और नेक्स्ट है इसमें अरेस्ट भी आ सकता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट बता दिया, किसी भी दंगे फसाद को रोकने के लिए जो हम अरेस्ट करते हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आता है। कस्टडी यानी कि अभी आपको एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स वाला कि आंदोलन में बैठे हैं और उनको अरेस्ट करके लिए जाते हैं, यानी कि हिरासत कस्टडी में लिया जाता है, आपसे पूछताछ करती है और थोड़ा टाइम बाद छोड़ देती है। उसके बाद नजरबंद का एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से दे दिया, 370 वाला जो महबूबा मुफ्ती का है वो नजरबंद के अंदर बोल सकते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो नेशन की सिक्योरिटी है, जो मेंटेनेंस है, जो सिचुएशन को मेंटेन रखना है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन की क्लॉजेस क्या बोलती है, यानी कि आर्टिकल नंबर 22 की क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 क्या कहती है। आर्टिकल नंबर 22 में टोटल कितनी क्लॉज है, टोटल 7 क्लॉज है, टोटल 7 क्लॉजेस हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड बात करती है प्यूनिटिव के बारे में और थर्ड इज एक्सेप्शन एंड 4 से लेके 7 तक बात करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, ये जो दोनों क्लॉज है 22 की क्लॉज नंबर 1 और 22 की क्लॉज नंबर 2 आती है प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर। चलिए समझते हैं आर्टिकल नंबर 22 की क्लॉज नंबर 1। इसमें क्या बोल रहा है, राइट टू इन्फॉर्म ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, पहली तो ये राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, दूसरा राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, फर्स्ट समझते हैं क्या बोलता है कि राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की एग्जांपल से समझ लीजिए, वही हमने शुरू में आते एग्जांपल लिया था कि कोई भी आपसे क्राइम हो गया, आपको कोई अरेस्ट करने आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना कि आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है, किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। तो वही आर्टिकल बोलता है, क्लॉज नंबर 1 यही बताती है कि राइट टू इन्फॉर्म ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की आपको ये अधिकार है, ये आपको राइट है कि आपको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है। ये है क्लॉज नंबर 1 आर्टिकल नंबर 22 की। इसके बाद क्या बोलती है, राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि जिस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है उस टाइम पे आपको बताना चाहिए किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ करिए ढूंढ सके, आपको आप बेल के लिए इजीली अप्लाई कर सके, इसीलिए ये राइट है आपको। दूसरा, राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, मान लीजिए कि आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं पुअर्टी के कारण कि आप एक वकील हायर कर सके, तो ये भी आपका राइट है कि आप स्टेट से मांग कर सकते हैं कि आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि एक लीगल वकील आपको दे जो आपके लिए केस लड़े। ठीक है, ये भी आपका राइट है। तो आर्टिकल नंबर जो क्लोज है 22 की 1 वो क्या बोलती है कि एक तो आपको बताना चाहिए किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, दूसरा अगर आपकी कंडीशन पुअर है, आप पॉवर्टी से ग्रसित है या फिर आपके पास इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं है हायर करने के वकील वगैरह, तो स्टेट आपको राइट देता है कि स्टेट से आप सिफारिश करें और उनको बोले कि आप उन्हें एक लीगल वकील दें जो आपके लिए केस लड़े। आया समझ में 22 की क्लोज नंबर 1। क्लोज नंबर 2 क्या बोलती है कि राइट टू प्रोड्यूस
before a magistrate and no detention beyond 24 hours। इसमें ये बोलता है कि ये है राइट टू प्रोड्यूस कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। अगर आप किस थ्रू, अगर आपको प्यूनिटिव के थ्रू अरेस्ट किया गया है ना, यानी कि अपराध होने के बाद आपको अरेस्ट किया गया है, तो उसके 24 घंटे के अंदर, जिस टाइम आपको अरेस्ट किया है वो टाइम, जैसे कि आपको मान लो 2 PM पे अरेस्ट किया है, तो ये टाइम नोट किया जाएगा और इस 2 PM से लेके 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। वो कोई भी आप जो भी आपके पास अवेलेबल होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट्स, सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं, मतलब जो भी आसपास सबसे आसपास पड़ती है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेश करना पड़ेगा। और इसमें एक ये चीज है कि जब आपको मान लीजिए अरेस्ट किया गया है, उस टाइम पे आपको लेके जाया जा रहा है, तो काफी ट्रैफिक वगैरह भी है, या फिर आपको जब जेल से या फिर पुलिस स्टेशन से आपको लेके जाया जा रहा है कोर्ट के अंदर, ठीक है, जेल अलग होता है, पुलिस स्टेशन में जो कैदी वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। पुलिस स्टेशन से आपको लेके जाया जा रहा है कोर्ट तक, उसमें भी काफी ट्रैफिक जाम है, तो वो टाइम है ना, वो निकाला जाएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 24 घंटे के अंदर पेश तो करना है, लेकिन क्या होगा, जो एक्सक्लूड होगा, कौन सा टाइम, जर्नी वाला टाइम, जो जर्नी का टाइम होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, उसको नहीं गिना जाएगा। उसको निकालने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उसे 24 घंटे के बाद आपको छोड़ना होगा, वो आपको अपने पास नहीं रख सकती। अगर रखती है तो उनकी फिर नौकरी चली जानी है, ठीक है। आई आर्टिकल नंबर जो क्लोज नंबर 1 है और क्लोज नंबर 2 है, वो आपको आई होप इजीली समझ आ गई होगी। ये दोनों क्लोज किस में आती है, ये प्यूनिटिव डिटेंशन में आती है। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है कि अपराध हो गया, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है। 1 क्या बोलती है, किस बेस पे आपको अरेस्ट किया है वो बताइए। दूसरा, अगर आपकी कंडीशन पुअर है तो आपको एक लीगल वकील भी दिया जाएगा, एक लॉयर भी दिया जाएगा। और दूसरी क्लोज क्या बोलती है कि राइट टू प्रोड्यूस, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, जर्नी का टाइम निकाल के। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर आपको रिहा करना होगा, आपको छोड़ना होगा। आई बात समझ में? ये है प्यूनिटिव डिटेंशन की आर्टिकल क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2। चलिए अब देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में कौन कौन सी क्लोज आती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने देखा कि उसमें क्या होगा, अपराध को रोकने के लिए, मतलब अपराध हुआ नहीं है उसको रोकने के लिए जो हम डिटेंशन लगाते हैं, जो बनाते हैं डिटेंशन, वो क्या होती है, प्रिवेंटिव। यानी कि फ्यूचर में कोई अपराध ना हो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने देखा कि 24 के क्लोज नंबर 4 से लेके 7 तक आती है। और प्यूनिटिव हमने देखा था कितने से, 1 और 2 में आती है, 3 एक्सेप्शन है। तो प्यूनिटिव अलग, प्यूनिटिव में तो क्लोज हमने पढ़ लिया, प्रिवेंटिव देखते हैं। प्रिवेंटिव में जो लॉज है ना, वो कौन बना सकता है, बोथ स्टेट एंड सेंटर, यानी कि स्टेट भी और सेंटर भी अलग अलग मैटर्स डिसाइड किए हुए हैं, उससे रिलेटेड स्टेट और सेंटर क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। जैसे फॉरेन अफेयर्स ने देखा था, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड सेंटर बनाएगा, और जो मेंटेनेंस करना है स्टेट में पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक मैटर की, और जो कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको मेंटेन करना है उस पे, और लॉज कौन बनाएगा, उन पे बनाएगा स्टेट, ठीक है। तो स्टेट और सेंटर दोनों प्रिवेंटिव के ऊपर लॉज बना सकते हैं। उससे पहले देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 22 की जो क्लॉज नंबर 4 है वो क्या बोलती है। प्रिवेंटिव का हमने एग्जांपल बता दिया था कि कोई भी तोड़फोड़ मचा रहा है या फिर कोई भी जैसे कि आंदोलन वगैरह हो रहा है उसमें हल्ला वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको ले जाया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। किस बेसिस पे, प्रिवेंटिव बेसिस पे। उनको है ना कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू जो अरेस्ट होंगे उनके ऊपर ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करो, ऐसा कुछ नहीं है उनमें, ठीक है। चलिए समझते हैं अच्छे से इसको। आर्टिकल नंबर जो 22 है उसकी 4 नंबर क्लोज क्या बोलती है, नो डिटेंशन मोर देन 3 मंथ।
कि जो भी पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अरेस्ट किया जाएगा उसको 3 महीने यानी 3 मंथ से ज्यादा हम उसको क्या नहीं कर सकते, अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन अगर बाय चांस मान लो कि उसको रखना पड़ जाए, ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए कि नॉर्मल ना हो, सिचुएशन नॉर्मल ना हो, सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए उसे 3 मंथ यानी 3 महीने से ज्यादा अगर रखना पड़ जाए, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर उसको रखना पड़ जाए, तो एक एडवाइजरी बोर्ड की बैठता है। वो एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करता है कि कितने टाइम तक उसको अपने पास रखना है। ठीक है, और उसमें भी एक चीज कंडीशन नेसेसरी है कि जो प्रिवेंटिव लॉज के अंदर जो टाइम लिमिट लिखी गई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये कोई चक्कर नहीं है कि आपको अरेस्ट कर लिया और आपको 24 घंटे के पास कोर्ट में लेके जाओ, अगर नहीं लेके गए तो छोड़ दो, इसमें ये नहीं होना। इसमें क्या होगा कि आपको अरेस्ट कर लिया तो वो अपने पास आपको 3 महीने भी रख सकते हैं। अगर फिर भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती या फिर अंडर कंट्रोल नहीं होती तो आपको ज्यादा टाइम तक भी रखा जाता है। वो डिसाइड कौन करेगा, एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको कितने टाइम तक उनके पास रहना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्लोज नंबर 22 की 5, यानी कि 5 नंबर क्लोज क्या बोलती है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आपको किस बेसिस पे, जैसे कि आपको अरेस्ट कर लिया जाता है 3 महीने के लिए, ठीक है, प्यूनिटिव बेसिस पे, तो आपको भी अधिकार है, डिटेन्यू को अधिकार है कि वो पूछ सके कि आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन पाने का अधिकार है। दूसरा इसमें बोला कि राइट टू रिप्रेजेंटेशन, आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का, खुद को सही साबित करने का भी आपको हक है। ऐसा नहीं है कि आप खुद को सही साबित भी कर दो फिर भी वो आपको 3 महीने से ज्यादा जेल में रखे हुए हैं या फिर पुलिस स्टेशन में रखे हुए हैं, एज ए कस्टडी में रखे हुए हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं हो सकती। उसके बाद बात करते हैं 22 की 6 नंबर क्लोज, जो बोलती है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक इंटरेस्ट या फिर जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट है, उस सिचुएशन को नॉर्मल करने के अगेंस्ट है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, तो वो आप डिटेन्यू को नहीं भी बता सकते हैं। उसमें वो जो अपराधी है या जो अरेस्ट हुआ है वो आपसे ये नहीं कर सकता कि आप मुझे ये चीज भी बताओ, क्योंकि अगर वो नुकसान पहुंचा रही है पब्लिक इंटरेस्ट को तो आप कोई जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें उन्हें बताएं, इंफॉर्मेशन दें। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर क्लोज। 7 नंबर क्लोज बोलती है एक्सटेंड ऑफ टाइम बाय पार्लियामेंट। इसमें ये बताया था हमने, जो 4 नंबर क्लोज है उसमें ये पढ़ा था कि 3 महीने से ज्यादा एडवाइजरी बोर्ड क्या कर सकती है, टाइम बढ़ा सकती है, 3 महीने से ज्यादा आपको रख सकती है। उसमें भी क्या होना चाहिए, जो प्रिवेंटिव लॉ है उसमें जो डेट लिखी गई है उसमें जो टाइम लिखा हुआ है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो ये लॉज वगैरह बनाने का काम है ये करेगा कौन, ये करेगी पार्लियामेंट। वही चीज किसमें बताई हुई है, क्लोज नंबर 7 में बताई हुई है। ठीक है, तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन टोटल लेके 4 से लेके 7 तक क्लोज में आती है, जिसमें आप अरेस्ट किया जाता है एज अगर आप दंगा फसाद करते हुए मिल जाएं या फिर आप तोड़ फोड़ करते हुए मिल जाएं, तो उस बेसिस पे आगे फ्यूचर में उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, आपको क्राइम करने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके ऊपर लगाई जाती है, जिससे फ्यूचर में वो अपराध रोका जा सके और सिचुएशन को नॉर्मल रखा जा सके, मेंटेनेंस है जो स्टेट का वो नॉर्मल रहे। ठीक है, अभी देखते हैं कि ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर कितने लॉज बनाए गए थे। ठीक है, ये टोटल लॉज है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बनाए गए थे। इसमें जो शुरू वाले जो लॉज है ये आए भी थे और चले भी गए। ठीक है, तो इनको ज्यादा पढ़ने का कोई वो इतना महत्व है नहीं, हम पढ़ेंगे जो अभी तक चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट देखो 1950 टू 60 के बीच में आया था, यानी कि 1950 में आया था और 60 में बंद भी कर दिया था। PDA यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेके आए थे चीजों को रोकने के लिए, हमारी जो सोसाइटी है उसको मेंटेन करने के लिए, सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए हम PDA लेके आए थे, लेकिन ये काफी अच्छा सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ, इसलिए इसको 1960 में रोक दिया गया। उसके बाद बात करते हैं मीसा।
मीसा आया था। मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम ये लॉ लेके आए थे, जो आया था 1971 में। लेकिन 77 में इसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका काफी ज्यादा मिसयूज होने लगा, इस चक्कर में इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं टाडा। टाडा आया था टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। ये जो एक्ट 1985 में आया था, लेकिन 95 में इसको बंद नहीं कर दिया गया। ये टाडा क्या था? ये टेररिस्ट की जो भी एक्टिविटीज हो रही थी, यानी कि जो अशांत इलाके थे वहां पे जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज थी उनको रोकने के लिए ये एक्ट लेके आए थे। इसमें क्या होता था, जितने भी हमारी जो फोर्सेस हैं वो अगर किसी पे शक हो जाता तो वो उससे जानकारी ले सकती थी, उसके घर पे पूछताछ कर सकती थी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसका भी काफी मिसयूज देखने को मिल गया, इसीलिए इसे भी 1995 में बंद कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं 2001 से लेके 4 तक आया कोटा। कोटा यानी प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो कि टाडा का ही एडवांस रूप था। ये आया 2001 में, क्योंकि 1995 में बंद कर दिया। उसके बाद फिर हमें इसकी जरूरत महसूस हुई कि हमें दोबारा से कुछ करना चाहिए, क्योंकि अशांत जो एरियाज हैं, मेनली जो नॉर्थन वाले एरियाज हैं या जम्मू कश्मीर के साइड वाले कुछ अशांत एरियाज हैं, यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज काफी बढ़ने लगी। तो इसलिए हमने 2001 में दोबारा से ये कोटा लेके आए, जो कि एडवांस वर्जन था टाडा का। बट ये भी काफी कुछ सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ, इसीलिए इसको 2004 में बंद कर दिया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो देखते हैं। एक है UAPA, उपा। उपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। ये आया था 1967 में और ये आज तक वैलिड है। जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब के खिलाफ ये लगाया जाता है। मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई भी एक इलाका है, वहां पे स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया हुआ है। वो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ना करके हड़बड़ाहट यानी कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज है उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हल्ला वगैरह कर रहे हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उस केसेस में उन पे क्या लगाया जा सकता है? यूपा लगाया जा सकता है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव अरेस्ट। इन केसेस में उनको क्या किया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा, कुछ टाइम तक उनको थाने में रखा जाएगा, पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ताकि जो मेंटेनेंस है, जो पीसफुली शांति है, नॉर्मल सिचुएशन है, वो बनी रहे। उसके बाद देखते हैं NSA। NSA ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये जो जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये हमारी पूरी नेशन की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। ठीक है, ये 1980 में आया था और अभी तक चल रहा है। जैसे कोरोना के टाइम में हमने क्या कर दिया था? लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया था, या फिर डॉक्टर्स के ऊपर पत्थरबाजी भी करने लग गए थे लोग। ठीक है, तो उस केसेस में NSA लगाया जाता है। NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हमारी जो नेशन की सिक्योरिटी है वो खराब ना हो, सब कंडीशंस सिचुएशन नॉर्मल रहे, उसके चलते हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जो 1980 में आया था और यूपा आया था 1961 के अंदर। ये है कुछ जो लॉज थे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू बनाए गए हैं। इसमें से 2 लागू हुए, बाकी बंद हो चुके क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे से काम नहीं किया। तो ये था हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार जल्दी से इसकी रिकैप करते हैं कि हमने आर्टिकल नंबर 22 पढ़ा, जिसमें बात की हुई थी प्रोटेक्शन है हमें अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ, और इसमें 2 कंडीशन है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव यानी कि अपराध के बाद अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे। अपराध के बाद आपको अरेस्ट करने के बाद क्लॉज नंबर 1 और 2 ये बोलती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, प्लस ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। दूसरा है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव यानी कि अपराध होने से पहले रोकने के लिए कैसे कंडीशंस अप्लाई होनी है।
ठीक है। होप आपको आज का लेक्चर काफी पसंद आया होगा, काफी मददगार साबित होगा आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।